हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी हॉलीडे भी इंजॉय कर रहे होंगे, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू जूम एजुकेशन। हम कर रहे थे अपनी हिंदी की पुस्तक वसंत वसंत भाग 2। हम उसका एक पोएम कर चुके हैं, एक कविता हम कर चुके हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, बहुत ही सुंदर पोएम थी। आज हम उसका सेकंड चैप्टर करेंगे, दादी माँ। तो देखिए, जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है दादी माँ कि कोई बड़ी सी ओल्ड एज लेडी होगी। किस तरीके से उसने कपड़े पहन रखे होंगे, एक ऐसी इमेज हमारे अंदर उभर कर आती है। आप लोगों के पास भी दादी माँ होगी तो एकदम से आप कल्पना कर सकते हो कि किस तरीके से आपने अपनी दादी माँ के साथ अपना बचपन बिताया होगा। तो इसमें जो लेखक होता है अपने अतीत को याद कर रहा होता है। एक तरह से ये संस्मरण ही है। वो अपनी बीती बातों को याद कर रहा है। जब वो अपने गांव में जाता था, अपनी दादी के साथ समय व्यतीत करता था, तो कैसा वो समय होता था, किस तरीके का मौसम होता था, कैसे वो खेल खेलते थे, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और आप लोग भी अपनी दादी माँ के साथ बिताया हुआ वो समय जरूर याद करना। तो चलो शुरू करते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो पराए अनमना सा हो जाता है। कमजोरी ही है, कमजोरी ही है कि मतलब शरीर अब थोड़ा कमजोर हो चुका है। बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इतने सारे मौसम, क्योंकि देखो हर साल ये मौसम गर्मी बारिश बसंत आते रहते हैं। बीसों गर्मी और बरसात का मतलब हो गया कि उसने 20 वर्ष उसके बीत चुके हैं, कि इतने सारे उसने ये मौसम के रंग देख लिए हैं। मेरा मन सदा नहीं तो कभी कभार अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। उसके जो सहपाठी थे लेखक के, और इस जो ये हमारा चैप्टर है इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। अब वो बता रहे हैं, तो यहाँ मेरा ये सब लेखक ने अपने लिए प्रयोग किया है। तो ये सारी की सारी वो बातें अपने लिए यूज कर रहा है। तो जब इसका मन अनमना सा हो जाता था, लेखक का किसी काम में नहीं लगता था, तो इसके जो मित्र जो इसका अच्छा सोचते थे वो इसको छुट्टियों के आने की सूचना दे देते थे ताकि ये थोड़ा सा खुश हो सके। और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते। वो क्या कहते हैं कि देखो, सामने तो वो क्या करते थे, मुझे खुश करने की कोशिश करते थे, लेकिन जैसे ही मेरा मुंह पलटता उनसे, मैं इधर उधर चला जाता है, तो मेरी पीठ पीछे वो क्या करने लगते, मेरे बारे में ये बातें करते, बड़ा कमजोर है, छोटी सी सिचुएशन को परिस्थिति को देखकर घबरा जाता है। इस तरीके से वो लेखक का मजाक उड़ाते थे। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को नहीं सोचूंगा। लेखक ये सोच रहा है कि चलो छोड़ो, जो भी होगा, मैं अब इन सब बातों को नहीं सोच रहा है कि वो मेरे पीठ पीछे क्या करते हैं, मेरे सामने क्या कहते हैं। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है, कि चलो छोड़ो अब इन बातों को, इनसे सोचने से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, दिमाग ही खराब होता है ना ऐसे ही। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। धुंधली छाया का मतलब किसी की परछाई, किसी की इमेज, किसी की वो काया हमारे सामने उभर कर आ जाती है। वो कहते हैं कि चाहे मैं कितनी ही आंखें बंद कर लूं, कितनी ही बातों को छोड़ दूं, फिर भी मुझे शरद की शीत किरणों, यानी जो सर्दियों की जो शीत किरणें होती हैं ना, वो बहुत साफ और स्वच्छ उज्जवल होती हैं। उसमें किसी धुंधली, जैसे फोग होता है, धुंध पड़ती है, तो उसमें जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो वो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो ऐसे लेखक कह रहा है कि मुझे एक धुंधली सी छाया, एक धुंधली सी किसी की तस्वीर मेरे आंखों के सामने आ जाती है। मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है।
ऐसा लगता है कि देखो मुझे लग रहा है कि गर्मियों के वो दिन वापस आ गए हैं और चारों ओर पानी ही पानी है हमारे गांव में। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेहूर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार के बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। अब देखो क्या है कि जब गांव में जो छोटे छोटे तालाब होते हैं ना, और जिनको हम जोहड़ भी बोलते हैं, वो अपने याद कर रहा है कि कैसे हमारे गांव में बहुत सारे जोहड़, छोटे छोटे नदी नाले तालाब थे, कि वहां से पानी बहकर सिवान, दूर के सिवान, ये एक जगह है कि वहां से कोई घास, कोई गेहूं, कोई बन प्याज, इस तरीके से आकर बरसात के साथ नाना प्रकार के हो गए, भिन्न भिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे पौधे वगैरह आ जाते हैं ना पानी में, जैसे कमल के फूल होते हैं, कमल ककड़ी वगैरह, वो सब वहां पानी में होते हैं। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं बहकर बरसात के पानी के साथ वहां पर आ गए हैं और वो पानी में सड़कर कुछ गल गए हैं, जिसकी वजह से बड़ी अजीब सी, विचित्र हो गया, अजीब सी गंध आ रही है, यानी एक अजीब सी वहां पर खुशबू आ रही है उनकी, अजीब सी बदबू भी कह सकते हो आप, क्योंकि सड़ने के बाद तो बदबू आती है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है। अब गर्मी काफी है तो रास्तों में कीचड़ भी जो होता था, ये बता रहे हैं कि रास्ते जो होते थे वो मिट्टी के होते थे, बरसात की वजह से वहां पर कीचड़ बहुत ज्यादा हो जाता था क्योंकि कच्चे रास्ते होते थे। तो अब वो लेखक याद कर रहे हैं कि अब तो रास्तों का कीचड़ भी सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अब देखो बारिश में, जब बारिश बंद हो जाती है ना, मान लो पानी यहाँ तक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा रेत जो होता है, वो थोड़ा पानी जब बहकर यहाँ तक आता है तो वो रेत, और फिर वापस पानी जाता है तो रेत जो होता है वो गीला हो जाता है। तो वो यही कह रहे हैं कि किनारों पर जब पानी यहाँ बार बार आता है वापस जाता है तो थोड़े यहाँ पर किनारों पे झाग छोड़ जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे रेत जो है वो काफी गीली हो गई है किनारों पर, और बच्चे क्या कर रहे हैं उन जलाशयों में, जलाशय क्या हो गए, वो तालाब, वो नदी नाले, उनमें वो धमाके से कूद रहे हैं। हम भी जब छोटे थे तो हम भी वहां पर खूब मस्ती करते थे। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है, बिल्कुल ये सही कहा है। अब देखो बरसात के अपने मजे हैं, बरसात में बहुत लोगों को नहाना पसंद होता है और खाने में तो बहुत मजा आता है। जब बरसात होती है तो घर में नॉर्मली ये कह देते हैं कुछ अच्छा बना लेते हैं आज, ऐसा ही होता है ना। और बारिश की अपनी जैसे एक पहचान होती है, अपनी एक खासियत होती है, ऐसे ही गर्मियों की होती है, ऐसे ही सर्दियों की होती है। सर्दियों में हमें खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है, गर्मियों में जब कि पसीने से थोड़ा तरबतर हुए रहते हैं, लेकिन बहुत लोगों को गर्मी भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो लेखक का यही कहना है, अपने हर मौसम की अपनी अपनी खासियत होती है, अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम, आषाढ़ जो महीना होता है वो देसी महीने जो हमारे भारतीय कैलेंडर के अनुसार अनुसार होते हैं ना, उनका एक महीना होता है। आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा होता है। अब लेखक कह रहा है कि ये जैसे महीनों के दिन याद करा रहे हैं वो, कि आषाढ़ में, कि आषाढ़ का जो महीना होता है, आषाढ़ के बाद श्रावण आता है। श्रावण आप जानते हो ना कौन, मतलब जब जुलाई अगस्त का महीना होता है तो उससे पहले आषाढ़ आता है। तो जो मिड जून और जुलाई का जो टाइम पीरियड होता है वो आषाढ़ मास होता है, जिसमें आम और जामुन आते हैं। तो लेखक ये कह रहा है आषाढ़ के महीने में आम और जामुन ने मिले कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, अगर खाने में अगन के महीने में कोई चिवड़ा, जो चिवड़ा मतलब ऐसे बनाते हैं ना वो नमकीन सा, उसमें गुड़ ना मिले तो कोई बात नहीं, कोई दुख की बात ही नहीं। और चैत्र मास में, चैत बैसाख ये सारे महीने हैं, उसमें लाई के साथ गुड़, जो गुड़ की पट्टी बनाते हैं ना
गुड़ को पिघला के उसमें थोड़ी थोड़ी जो मूंगफलियाँ वगैरह मिलाते हैं, अगर वो ना मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि कोई चिंता की बात नहीं, हमें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, बिल्कुल दुख नहीं है। लेकिन जब हम कवार के दिनों में वहां पर गए हुए हैं, छुट्टियों के दिनों में अगर झाग भरे जलाशय में कूदने को ना मिले तो बहुत ही दुख होता है, बड़ा बुरा लगता है। तो देखो ये अपने बचपन के उन दिनों के किस तरीके से याद करने हैं। इनका जलाशयों में कूदना कितना इनके लिए आनंद भरा होता था। मैं भीतर हुड़क रहा था कि मुझे भीतर ही भीतर थोड़ा अजीब लग रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था। लेखक जो अपनी व्यथा बता रहे हैं कि बस अभी मुझे 2-4 दिन ही हुए थे उन जलाशयों में कूदते हुए, उन झाग भरे, वो रेत भरे जो गीली-गीली रेत थी उस मिट्टी में धमा-चौकड़ी करते हुए नहा धोकर बीमार हो गया। लेकिन क्या हुआ? मैं बीमार हो गया। कई बार ऐसा होता है ना, जब हम गर्मी के बहुत ज़्यादा दिन होते हैं और हम एकदम पानी जो होता है ना ऊपर से गर्म होता है जलाशय का और नीचे जाते हैं ठंडा होता है, तो इस वजह से हम बीमार भी हो जाते हैं, जिसको गर्म सर्द भी कह देते हैं, हो जाती हैं। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। अब देखो लेखक कह रहा है कि बस 2-4 ही दिन हुए थे, मैं वहां मस्ती कर पाया, फिर मैं बीमार हो गया। लेकिन बुखार जो था वो तेज नहीं था, हल्का सा बुखार था। हल्की बीमारी मुझे अच्छी लगती थी। क्यों अच्छी लगती थी? क्योंकि शरीर में ज्यादा दर्द नहीं होता था और घर में सेवा पानी कराने का मौका मिल जाता। सब लोगों को ये होता, अरे बच्चा बीमार हो गया, पता नहीं क्या क्या बनाते, कभी डॉक्टर को बुलाएं, कभी कुछ उसको खाने के लिए पूछें। तो हर कोई पूछता है ना, उसे अपनी अहमियत मालूम होती है कि वाह मैं तो घर में बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, सभी मेरे मुझे ही पूछ रहे हैं। तो अब वो लेखक यही कह रहे हैं कि हल्की बीमारी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे भी अच्छी लगती थी। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ज्वर का मतलब हो गया बुखार, कि थोड़ा थोड़ा अगर बुखार हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये तो अच्छा लगता था लेखक को। सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। अब लेखक कह रहे हैं बस थोड़ा सा दर्द हो, क्योंकि ज्यादा शरीर में दर्द होगा तो हम कर्राएंगे, कुछ खाने के लिए भी मन नहीं करेगा, हमें होश ही नहीं रहेगा हम कहाँ पड़े हैं। तो इसलिए कह रहे हैं थोड़ा सा बुखार और हल्का सर दर्द तो सहने लायक होता है। और खाने के लिए, क्योंकि दिन भर बिस्तर पर पड़े रहो, खाने के लिए नींबू और साबु मिल जाता था उसको जो। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। इस बार का मतलब अब लेखक बड़ा हो गया है, इस बार के मतलब वो पहले वो याद कर रहा है अपने बचपन के दिनों को, लेकिन अभी वो बता रहा है एट प्रेजेंट वो क्या कर रहे हैं, वो बड़े हो गए हैं, बीसों वो बरसात के और इनके मौसम देख चुके हैं। तो अभी वो कह रहे हैं कि अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जबर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई उतरा रात 12 बजे के बाद। अब देखो थोड़ा सा हल्का फुल्का बुखार था तो उसको मजा आ रहा था कि ठीक है मेरी अच्छी खातिरदारी हो रही है, सब लोग मुझे पूछ रहे हैं, नींबू पानी भी मिल रहा है और खाने के लिए बार बार पूछा जा रहा है। लेकिन क्या हुआ, बुखार और ज्यादा हो गया। अब तो बुखार का चढ़ता ही गया, बढ़ता ही चला गया उनका बुखार। अब रजाई पर रजाई उसके ऊपर डाली जाने लगी। रात 12 बजे के बाद थोड़ा बहुत बुखार उनका हल्का हुआ। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई। अब देखो वो अपनी दादी को याद कर रही हैं और हमारा चैप्टर क्या है, दादी माँ। अब वो दिखाएं मतलब ये दिखाते हैं कि इतनी बुजुर्ग महिला है और किस तरीके से अपने बच्चे की वो केयर करती हैं। सारा दिन लेखक क्या किया, चादर में लिपट कर सोता रहा। अब उनकी दादी माँ आ गई है, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। कौन से झाग वाले? वो जलाशय में जिनमें ये कूद फांद करते थे। पतले दुबले सने सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरे पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। अब देखो वो अपनी दादी का वर्णन कर रहे हैं कि वो कैसी लग रही थी वो जब मेरे पास आई। उन्होंने दुबले पतले शरीर पर, सन से सने शरीर पर, मतलब वो सन जो होते हैं ना, एक जूट की जो लकड़ियां होती है वैसा, कि उस शरीर पर किनारी बिना बॉर्डर की एक सफेद साड़ी पहन रखी थी, एक सफेद धोती उन्होंने डाली थी, धोती है नहीं साड़ी। सन से सफेद बालों के, सन जब जो जूट होता है ना, जब हम उनको सुखाते हैं ना तो वो
वाइट ब्राउन कलर का हो जाता है, व्हाइटिश होता है थोड़ा-सा। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बंगाल वगैरह में, आसाम वगैरह में बहुत उगाया जाता है। मैंने भी देखा, हमारे गाँव में भी उगता था। उससे ये जूट के जो बोरे वगैरह बनते हैं, लेकिन जब वो खेती जब उसकी काटी जाती है ना, फसल जब उसकी कटाई होती है, तो वो सफ़ेद और बहुत सॉफ्ट होता है। तो वो ये कह रहे हैं उसके बाल जो थे वो सन की तरह थे, कि बालों के सिरे पर सद टपके हुए जल की शीतलता थी। यानी अब या उन्होंने बाल भी धोए हुए थे, तो उनके बाल जो थे हल्के हल्के गीले थे। उनके बालों में अभी भी जल की बूंदें थी। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। अब उन्होंने जल्दी से हाथ, बड़े लोग होते हैं ना ऐसे हाथ पकड़ के देखते हैं ना, माथा छू कर देखते हैं कि बहुत तेज बुखार तो नहीं है, कहीं ज़्यादा तबीयत तो खराब नहीं है। तो ऐसा ही लेखक की दादी उसको छू कर देखती हैं। आंचल की गांठ खोली। आंचल मतलब जो उन्होंने धोती वगैरह पहनी हुई थी, तो उसके किनारे पर कुछ गांठ लगाकर उन्होंने बांधा हुआ था। आंचल की गांठ खोली। किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। वो कहते हैं ना, हम मिट्टी मतलब बबूत जो हम कह देते हैं। मान लो मंदिर में गए हैं, अब सब वहां पर धूप बत्ती जलाते हैं, तो छोटी सी जो वेस्टेज जो बच जाती है ना, राख वो मिट्टी जो बच जाती है, तो ये कह रहे हैं कि किसी अदृश्य शक्तिधारी, मान लो किसी ने वहां पर पूजा पाठ की हो, बहुत टाइम हो गया और वहीं पे वो मिट्टी डली रहती है, तो ऐसे ही दादी वहां की जैसे मिट्टी लेकर आई, अपनी ओढ़नी में उसको बांध कर और आकर ऐसे लगा दी, अदृश्य शक्तिधारी की तरह की, जैसे इसमें कोई बहुत बड़ी अदृश्य शक्ति है, कोई बहुत बड़ी छिपी हुई शक्ति है। उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी क्या की, मुंह में डाली और बाकी मेरे माथे पर लगा दी। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। ऐसा देखो, अब भी नहीं, मतलब पहले तो होता ही होता था, अभी भी हो रहा है ये सब, कि बहुत लोगों का मतलब डॉक्टर पे विश्वास नहीं होता, बड़े लोगों का। अभी भी वो इन छोटी छोटी जो दादी माँ नानी माँ के जो नुस्खे होते हैं ना, वही अपनाना चाहते हैं। तो वो यही दिखा रहे हैं कि दादी को किसी वैद्य को बुलाने या डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं थी, बस उनको पूरा विश्वास था कि मैंने इनको बबूत लगाई और ये ठीक हो जाएगा। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। देखो, बड़े लोग क्या होते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कुछ हुआ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं, लेकिन उन लोगों को अंदर अंदर बहुत बुरा लगता है कि ये बच्चा बीमार हो गया। अंदर अंदर उनको बड़ी चिंता रहती है। तो वो यही बता रहे हैं कि वो मेरी चारपाई के पास ही बैठी रहती दिन रात, मेरे लिए पंखा झूलती, यानी मुझे ऐसे ऐसे हवा करती, कभी जलते हुए हाथ पैर, मतलब जो मेरे शरीर में जो तपती गर्मी हो रही थी ज्वर के कारण, जो बुखार के कारण मेरा शरीर जो तप रहा था, उसको वो अपने कपड़े से सहलाती है, यानी कपड़ा भिगो भिगो कर वो उनको लेखक को सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप लगाती और 20 बार ज्वर का अनुमान मतलब छू कर देखती है कि बुखार उतरा है कि नहीं, कम ऐसे ऐसे करके कि कम हुआ या नहीं, अनुमान लगाती। तो वो एक तरह से ये देखती थी कि वो बुखार में कुछ कमी आई या नहीं, हांडी में पानी आया कि नहीं। अब वो बोलती है कि देखो हांडी में पानी आया कि नहीं, कि हांडी भरी या नहीं। हांडी क्या होता है, छोटी सी मटकी जो होती है, कि मटका भरा है या नहीं पानी का। उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं। पहले लोग मानते थे अगर उसमें पीपल की छाल डाल दी जाए तो वो पानी शुद्ध हो जाता है और बीमारियों को काट देता है। तो इस तरीके से दादी अपने नुस्खे वहाँ पर इस्तेमाल कर रही है। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है। अब दादी माँ देख रही है कि जो खिचड़ी बनाई जा रही है बच्चे के लिए, वो अच्छे तरह से पक गई है या नहीं। कहीं ऐसा हो कि दाल अलग है, मूंग की दाल अलग है और चावल के दाने अलग हैं। तो वो यही कह रही है कि बार बार वो जाकर देखती है कि दाल एकदम मिल तो गई है, खिचड़ी सही बनी है या नहीं, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। इन सारी बातों का ध्यान वो रख रही है, क्योंकि देखो बीमार है और कोई उसके पास आता है तो हम यही मानते हैं ना कि वो अपने साथ बहुत सारे जर्म्स लेके आया है, उसने हाथ पैर नहीं धोए हैं, तो अचानक से बीमार के पास आने से उसको मना करते हैं। तो दादी माँ भी ये सारी चीजों का ख्याल रख रही हैं। आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। ये सारे प्रश्न जो थे वो दादी माँ घर वालों से पूछ रही है कि तुमने सही से खिचड़ी पकाई या नहीं,
हांडी भरी या नहीं, कहीं कोई बीमार के पास कोई बाहर से एकदम से तो चला नहीं गया। ये सारी बातें दादी माँ घर वालों को पूछ रही हैं उनको, मतलब लेकिन घर वालों को बार बार यही प्रश्न पूछने की वजह से थोड़ी परेशानी भी हो रही है। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। अब दादी माँ के नुस्खे तो देखो बहुत फेमस है ना, तो अब लेखक भी यही कह रहे हैं, मेरी दादी माँ को गांव के बहुत सारे 50 किस्म की दवाइयाँ जो होती हैं जड़ी बूटियों से जो बनाई जाती थी उनके नाम याद थे। आज भी हम यूज करते हैं। देखो अगर हमें जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाता है, तो हमारी दादी ये कहती है तुलसी अदरक तुलसी की चाय पी लो, काढ़ा बनाकर पी लो, तो हमें भी यही सलाह दी जाती है। तो यही सारे के सारे ये जो होते हैं ना देसी इलाज जो होता है वही दादी माँ के नुस्खे होते हैं। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम करती। कौन सा काम? खिचड़ी बनाने का, देखने का, कि बार बार उसको छू कर देखने का कि सही हुआ है या नहीं। तो ये सारी चीजें दादी माँ करती थी, क्योंकि अब वो बड़ी बूढ़ी हो गई है, गांव में भी वो काफी बड़ी है। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, ये सारी चीजें वो कर कर देखती। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। अब वो बार बार बीमार को छू रही है तो वो अंदाजा लगा रही है कि इसको मलेरिया हुआ है या निमोनिया हुआ है या कोई और दूसरी बीमारी है। तो बड़े बूढ़े जो बहुत ज्यादा अनुभवी होते हैं ना, जिनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, काफी ज्यादा तजुर्बा जिनको होता है, तो वो यही छूकर ही देखकर बता देते हैं। महामारी और विषुचिका के दिनों में, महामारी महामारी बहुत बड़ी बीमारी है। जब मतलब बीमारी काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो महामारी कहते हैं। विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़, लवंग होती है लौंग जो आजकल भी हम खाते हैं, गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, ये सारे के सारे वो क्या करती थी, सुबह सुबह उठकर पूरे घर में धूप बत्ती करती थी। लौंग, गुड़ और गूगल और धूप के साथ पूरे घर में वो घुमाती। सफाई कोई उनसे सीख ले, और इतना साफ सुथरा वो रखती थी घर को, क्योंकि ये लगता है ना कीटाणु आएंगे, जम्स ज्यादा होंगे तो बीमारियां ज्यादा होंगी, मक्खी मच्छर ज्यादा आएंगे तो उन मक्खी मच्छरों को भगाने के लिए ही वो धूप बत्ती करती थी। और इसी वजह से वहाँ काफी वो साफ सफाई भी रखना पसंद करती थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, तो वे जैसे पागल हो जाती, क्योंकि देखो साफ सफाई रखना उनको बहुत पसंद था। अब अगर कहीं मान ले दवाई लाने में देरी हो गई, क्योंकि बच्चा बुखार से तप रहा है या किसी और को बुखार हो गया और उन्होंने दवाई के लिए बोला है और दवाई लाने में देरी हो गई, तो उनको बहुत बुरा लगता था, वो गुस्से से जैसे पागल हो जाती। घर में मिश्री और शहद रखा जाता था। मिश्री और शहद खाने से कहते हैं थोड़ा गर्म होता है ना, हम सर्दियों में भी खाते हैं, और दूध में भी शहद डालकर पीना बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो ऐसे ही मिश्री और शहद खत्म हो गया, या चादर मैली हो गई हैं, या फिर जो रजाइयाँ वगैरह ओढ़ी हैं उन पे जो लिहाफ चढ़े होते हैं ना, गिलाफ जिनको कवर जो होते हैं, वो नहीं बदले जाते, तो उनको बड़ा गुस्सा आता था, बहुत बौखला जाती थी कि इतनी मैली चादर क्यों बिछाई हुई है, इस पे धूल मिट्टी काफी आ गई होगी, और धूल मिट्टी की वजह से फिर जम्स भी ज्यादा आते हैं। बुखार तो मुझे अब भी आता है। अब लेखक कहता है कि देखो जो पहले बुखार आता था दादी माँ के समय में, मुझे वो बुखार बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि खाने पीने को काफी कुछ मिलता था, दिन भर दादी मेरे पास बैठी रहती थी, घर वालों को डांटती रहती थी मेरी केयर ना करने की वजह से। लेकिन आजकल भी बुखार तो अब भी आ जाता है। लेखक अब प्रेजेंट सिचुएशन में बता रहे हैं कि बुखार तो अब भी मुझे होता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना दे जाते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि अब वो दादी माँ वाली देखभाल नहीं है, उनका प्यार और स्नेह नहीं है, उनकी डांट नहीं है। अब भी बुखार तो आता है, बुखार तो पहले की तरह ही आता है, लेकिन अब क्या होता है, परिस्थितियां बदल गई। अब दादी माँ की जगह और घर वालों की जगह किसने ले ली? नौकर और महाराज ने। जो मैस महाराज का मतलब जो किचन में खाना बनाते हैं, वो पानी दे जाते हैं और खिचड़ी बनाकर मुझे दे जाते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं। अब दादी माँ के नुस्खे तो है नहीं डॉक्टर साहब की दवाई लेकर बुखार उतारना है, वो नाड़ी देखकर ये बताते हैं कि कितना बुखार है, कितनी जल्दी ठीक होगा या कितनी देर से ठीक होगा।
और कुनेन मिक्सचर की शीशे की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। जो वो डॉक्टर अपने साथ दवाई लेकर आते ना, वो दवाई हम खाते हैं तो उनकी दवाई के डर से कुनेन वगैरह की जो गोलियां होती है जो मलेरिया में हम खाते हैं, कि उनकी जो इतनी सारी दवाइयाँ वो हमें देते थे, उन दवाइयों के डर से बुखार वैसे ही भाग जाता था। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता था, कि ऐसा बुखार तो हम चाहते ही नहीं थे, जिसकी वजह से हम अपनी दादी माँ का वो स्नेह प्यार भूल जाएँ। तो लेखक यही कह रहे हैं कि जो बचपन में बुखार था वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन जो अभी बुखार आता है, ऐसे बुखार को तो मैं बुलाना ही पसंद नहीं करता, क्योंकि इसमें दादी माँ वाली देखभाल नहीं है, सब काम नौकर डॉक्टर ही कर रहे हैं। तो इसलिए लेखक को अभी वाला बुखार अच्छा नहीं लग रहा है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। अब देखो फिर से वो पास्ट में चले गए हैं, अपनी पुरानी यादों को याद कर रहे हैं कि किशन भैया की शादी ठीक हो गई। दादी माँ और के उत्साह और आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहा, वो इतनी ज्यादा खुश थी किशन भैया की शादी में, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। यानी सारे घर में वो हर चीज को देखती हुई घूम रही है, हर किसी को डांट डपट रही है। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना। अब देखो पड़ोसन भी उनसे मिलने आती, लेकिन वो पड़ोसनों से भी मिलना नहीं हो पाता। बहुत ज्यादा वो बुलाती, उनको विनती करती, मिन्नतें करती, तब जाके दादी माँ आती और कहती देखो बुरा मत मानना, कार परोजन का घर ठहरा। कार परोजन का मतलब शादी ब्याह का घर है। एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। विलंब होता है देरी। अब वो कह रहे हैं कि घर में सभी जानते थे दादी माँ इतनी बूढ़ी हो गई और बड़े लोगों से वैसे ही काम नहीं कराते। आप ही खुद देखो, आपके घर में अगर दादा दादी हैं तो आपके पापा मम्मी ये मोस्टली काम करते हैं, या आप लोग हेल्प करा देते हो, दादा दादी से हम कम ही काम कराते हैं। तो लेखक भी यही कह रहा है कि सब घर वाले जानते थे कि वैसे तो वो कुछ काम नहीं करती, लेकिन दादी माँ चाहे कुछ ना भी करे, लेकिन जिस काम को वो नहीं करती, अपने सामने वो खड़ा होकर नहीं करवाती, तो उसकी अनुपस्थिति का मतलब अगर वो वहां पर न रहे तो वो काम होने में देरी होना बिल्कुल लाजमी है, कि उनके ना होने की वजह से वो काम देर से ही होगा। अगर वो वहां रहती, उस काम में उपस्थित रहती, वहां खड़े रहते, वहां बैठे रहते, तो लेखक कह रहे हैं कि उनको काम करने में देरी नहीं होती थी। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। अब उन्हीं दिनों की यानी वही पुराने दिनों की, मेरे बचपन की ही बात है, जब वो ये शादी ब्याह हो रहा था, तो उसी टाइम मैं घर लौटा दोपहर को। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बिगड़ रही का मतलब उनसे थोड़ा सा डांट डपट रही थी दादी माँ। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। अब रामी कोई एक लड़की है जो हो सकता है लेखक के साथ की हो, उनकी चाची थी। उनकी चाची को दादी माँ डांट रही थी और क्या बोल रही थी, सो न होगा धन्नु, रुपए मैं सूद के साथ आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी नहीं दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। अब ये सारी बातें लेखक सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि उनकी दादी माँ जो है वो धन्नों पर बिगड़ रही है, जो रामी की चाची है। और क्या कह रही है कि उन्होंने ना रामी की चाची को पैसे उधार दिए होंगे। अब रामी की चाची टाइम पर वो पैसे वापस नहीं दे पाई, तो उनकी दादी माँ उसको डांट रही है। और कितना बिगड़ रही है, कितना डांट रही है कि देखो पैसे मांगने की तुम्हारी आंखों में तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तुम तो बेशरम हो गई है, और मैं पैसे तो सूद के साथ आज ही लूंगी। सूद के साथ यानी ब्याज के साथ, कि पूरा मूल ब्याज के साथ मैं आज ही पैसे लूंगी, चाहे कुछ हो जाए। मांगने के समय तो तुमने ये नहीं कहा था कि मैं लेट दूंगी या मैं दूंगी ही नहीं। अब तुम चाहे कितनी मिन्नतें कर लो, नाक रगड़ने का मतलब कितनी ही मिन्नतें कोशिशें कर लो, मैं एक पाई भी नहीं दूंगी अब तुम्हें, क्योंकि हो सकता है वो दोबारा उनसे पैसे मांगने आई है, किसी ने एक पाई भी नहीं दी। कि जब
तुम देखो कितने लोगों के पास नाक रगड़ने गई, विनती करने गई, पैसे मांगने गई, और किसी ने तुम्हें एक पाई का मतलब 1 रुपया पैसा भी नहीं दिया। और अब मुझे ये कह रही हो मेरे पैसे वापस देने में कि मैं इस बार नहीं दे सकती, फसल में दूंगी। और फसल क्या बार बार फसल होती है? तो क्या मैं अगली फसल की वेट करूं तुम्हारे लिए कि अब दूसरी फसल, अभी की फसल तो जा चुकी है, अब क्या दूसरी फसल के लिए हमें इंतजार करना होगा? मेरे पैसे आज ही दे दो। अब रामी की चाची क्या बोलती है? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आपने दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? अब वो क्या कहती है कि देखो मालकिन, उनकी दादी को वो मालकिन कह रही है, रामी की चाची, और कह रही है कि मैं आपको जरूर दूंगी। अपने आंचल, दोनों हाथों से आंचल को, किसको, दुपट्टे को पकड़ा और दादी माँ के पैरों में झुक गई। बिटिया की शादी, रामी की चाची क्या बहाना कर रही है कि बिटिया की शादी है और आप दया नहीं दिखाओगी तो फिर उस बेचारे का क्या होगा? कि हो सकता है मेरी बेटी की शादी ही टूट जाए, आपको पैसा मुझे देना पड़ेगा, मेरी मदद करनी होगी। अब दादी माँ क्या कह रही? हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। देखो वो तो अपने पोते के पास ही किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं आने देती थी जब बीमार हो रहे थे, और अभी ना दादी नहा धोकर आई है तो कह रही है दूर हट जाओ मुझसे, अभी अभी नहा कर आई हूँ और तुम मुझे छू रही हो। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गर्ज से कहा। बीच में लेखक आ गए, कह रहे दादी माँ जाने दो, बेचारी को छोड़ दो, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। और लेखक ने ये कहा कि छोड़ो दादी, गरीब है, इनके पास ज्यादा रुपया पैसा नहीं होता, जब इसके पास होंगे तो ये आपके पैसे लौटा देंगी। चल चल, चला है समझाने। अब दादी माँ उसको डांटते हुए थोड़ा सा कह रही है, अरे चल चल तू जा यहाँ से, अपना काम कर, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मुझे समझाए। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। अब लेखक ने तो अभी बड़ों की डांट सुनी अपने बड़े की, अब उसको पलट के जवाब तो नहीं दे सकते थे, इसलिए वो आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल ही गया। प्रसंग मतलब ये जो घटना हुई थी। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो ना हो का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर बहुत ही खुश, और जो मतलब एकदम जब खुशी के आंसू झलक जाते हैं आंखों में, उस तरीके से खुश होकर कातिर आंखों से उन्होंने बोला, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखो देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10 5 के लिए हंसाई नहीं हो, देवता है बेटा, देवता। अब वो देखो क्या कह रही हैं, ये सारी बातें पहले तो उसने अपनी दादी का रुद्र रूप देखा कि धन्नो की चाची को, रामी की चाची को वो डांट रही थी कि धन्नो मुझे आज ही पैसे चाहिए और सूद समेत चाहिए, मैं अगली फसल का वेट करूंगी क्या। अब लेखक ये सारी बातें लगभग भूल ही गया था, लेकिन एक दिन उसे क्या हुआ, रामी की चाची वो धन्नो मिल गई और उसने देखा, उसने पूछा कि कैसी हो चाची। वो अपने उसके पोते को क्या कह रही है, उसकी दादी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही है कि तुम्हारी दादी तो बहुत ही भली औरत है। कि वो उसने देखा कि जो दादी को, लेखक की दादी को वो बड़े अच्छे अच्छे आशीर्वाद दे रही हैं। दूधो नाव पूतो फलों का मतलब हो गया तुम्हारे बहुत सारे बेटा बेटियां हो, तुम्हारे घर में सदा दूध दही रहे, यानी पशु पक्षी जो भी है बने रहे, इस तरीके के आशीर्वाद वो दे रही हैं। जब लेखक ने पूछा कि क्या बात है कि इतना क्यों खुश हो रही हो, कि उस दिन तो पैसे के लिए बेफर रही थी दादी और आज दादी के गुणगान गा रही है। तो वो कहती है बेटा तुम्हारी दादी बहुत ही भली औरत है, मालकिन बहुत ही अच्छी है कि मेरे पिछले रुपए जो मैंने देने थे वो तो छोड़ ही दिए, साथ में मुझे 10 रुपए और दे गई और कहा कि जैसी मेरी बेटी जैसी मेरी है वैसी ही तुम्हारी दादी की है। उन्होंने कहा कि देखो बेटा कि 10 5 रुपए की कोई बात नहीं है, 10 5 रुपए की वजह से घर परिवार नहीं बिगड़ना चाहिए। तुम्हारी बेटी की शादी है तो शादी ब्याह में खर्चा होता ही है, तो शादी ब्याह में कोई बात बिगड़ जाए, इससे भला है कि 10 5 रुपए
ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं। तो वो कहती है कि बेटा उन्होंने मुझे 10 रुपए की मदद भी की और पुराने जो मेरे पिछले पैसे थे उधार दिए थे उन्होंने मुझे वो भी छोड़ दिए। देवता है बेटा देवता। अब वो कह रही हैं कि तुम्हारी दादी तो सच में देवता हैं। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा। अब वो लेखक को फिर से वही बात याद आ गई कि आज ये मेरी दादी को देवता बता रही हैं, आज उनकी इतनी तारीफ कर रही हैं और उस दिन तो ये लड़ रही थी, वो इनको डांट भी इतना मार रही थी। तो क्या कहती हैं, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी नहीं तो लाभ क्या। अब वो कह रहे हैं कि ये तो बड़े लोगों का काम होता है, हम गलती करेंगे तो वो डांटेंगे ही। अब उन्होंने इतना सारा रुपया हमें दिया है और हम टाइम पर उसको लौटाएंगे नहीं तो फिर वो हमें डांटेंगे ही ना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पैसा भी दें और चुपचाप हमारी ये ना देने की फितरत भी वो सहन कर ले अपने रुपए पैसे के लिए, तो वो हमें डांटेंगे। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। अब लेखक के मन में ये आया कि इनसे बहस करने का तो फायदा नहीं, बड़ा अजीब तर्क दे रही हैं, और वो हंसते हुए वहां से निकल गए। किशन के विवाह के दिनों की बात है। अब उनके भाई की शादी तो तय हो गई थी, अब उसके विवाह के दिनों की बातें चल रही हैं। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। आज भी ये चलन है, एक तरह से हमारा रीति रिवाज बन गया है, कस्टम बनी हुई है कि विवाह के पहले औरतें घरों में आकर आस पड़ोस में जितनी औरतें होती हैं वो गीत गाती हैं, एक तरह से वो सेलिब्रेट करती हैं, खुशियां मनाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह पराये एक ही कथा खाब हुआ करता था। कथा क्या, कहानी, कहानियों के थ्रू एक नाटक करती थी औरतें। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे। सभी पार्ट औरतें ही करती थी, एक तरह से वो रोल प्ले करती थी। कि विवाह की रात को क्या होता, अभिनय होता। और अभिनय किस तरीका, एक कथा ले लेते कि जैसे अभी बच्चा पैदा हुआ है, फिर बड़ा हो गया, फिर उसकी शादी हो गई, शादी के बाद उनके पुत्र पैदा हो गए। तो ये सारी बातें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक, यानी पुत्र उत्पत्ति का मतलब जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक के सारे सीन, सारे दृश्य दिखाए जाते थे। और सारे के सारे रोल प्ले कौन करती थी, सारे के सारे पार्ट जो थी औरतें ही प्ले करती थी। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। अब बारात में सब लोग जा चुके हैं, लेकिन लेखक बीमार हो गया और इस वजह से वो बारात में नहीं जा सका। बारात क्या होती है, जब दुल्हन के घर जाते हैं सभी लोग उसको, दुल्हन को लाने के लिए, उनसे शादी करने के लिए। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। अब आपत्ति क्या, थोड़ी सी नाराजगी जताई। मेरा भाई, मेरे मामा का भाई राघव, वो लेट पहुंचा, इसी वजह से वो भी बारात में नहीं जा पाया, क्योंकि बारात तो पहले ही जा चुकी थी, इसलिए वो दालान में सो रहा था। और बारात पहले ही चली गई, इसलिए वो वहीं पर सो रहे थे। तो औरतों ने आपत्ति जताई कि घर में तो ये दोनों हैं, हम कैसे यहाँ पर नाचे गाएंगे, किस तरीके से अपनी खुशियां मनाएंगे। दादी माँ बिगड़ गई। अब दादी माँ को गुस्सा आ गया जब वो औरतें ऐसे नखरे दिखाने लगी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। अब दादी माँ कह रही है कि ये तो छोटा बच्चा है, इससे क्या शर्माना, इसका क्या है, ये तुम इसको मर्द क्यों मान रही हो। ये लड़के, अब वो कह रही है लड़के और ब्रह्मा का मन, कि भगवान ब्रह्मा का और एक छोटे बच्चे का मन तो एक जैसा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उठाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। अब दादी माँ ने औरतों को तो चुप करा दिया, साथ ही क्या किया, जहां वो सारा रोल प्ले कर रही थी, जहां वो अपनी खुशियां मना रही थी, वो औरतें मिलकर सारा अभिनय कर रही थी, वहीं पर उन्होंने लेखक को भी सुला दिया चादर उड़ाकर। बड़ी हंसी आ रही थी अब लेखक को, क्योंकि देखो आंखें बंद थी, चादर ओढ़े हुए थे, लेकिन उनकी बातें जो हो रही थी, जिस तरीके से वो अभिनय कर रहे थे, वो तो कानों में सुनाई ही देगा। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक नहीं सकी और भांडा फोड़ हो गया। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो रोल प्ले कर रही थी, जो अभिनय वो औरतें कर रही थी ना, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो हंसी अपनी कंट्रोल किए हुए थे, रोके हुए थे कि ज्यादा जोर से हंसूंगा तो मेरा भेद खुल जाएगा,
और मुझे यहाँ से चारपाई से उठाकर बाहर फेंक दिया जाऊँगा। तो इसलिए उनमें से ही कोई एक औरत जो रिश्ते में उसकी भाभी लग रही थी, कुछ भाभी ने ऐसी बात कही या अभिनय जब वो कर रही थी, कुछ ऐसा प्रसंग उनसे निकला जिसकी वजह से लेखक की हँसी रोक ही न सकी और उनका भेद खुल गया। भंडाफोड़ का मतलब हो गया, उनका भेद खुल गया, सबको पता चल गया कि ये हमारी बातों पर हँस रहे हैं। आपने एक वो देखा होगा ना, हम आपके हैं कौन मूवी, उसमें सलमान खान भी ऐसे ही, वो जो गोद भराई की रस्म हो रही होती है, वो लोग भी छुप छुप कर ऐसे ओढ़नियाँ ओढ़ कर वो बैठे हुए हैं औरतों के बीच में और फिर उनको भी पकड़ा जाता है। तो ये कुछ ऐसा ही सीन था। देखो अब तक जो भी चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पिक्चर, उनकी कल्पना, उनकी इमेज हमारे माइंड में उभरती आ रही है। ये सब जरूर ऐसी ऐसी बातें आप लोगों के घरों में भी हुआ होगा। देबू की माँ ने चादर खींच ली। अब देबू कोई वहां पर बच्चा है, उसकी माँ ने चादर खींच ली। किसकी चादर? लेखक की। कहो दादी ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। अब वो अभिनय तो कर ही रहे थे, तो उनको लगा वो बच्चे के पैदा होने तक वो अभिनय कर रहे हैं ना, सारा की पूरा विवाह से लेके बच्चे पुत्र उत्पत्ति तक। तो वो कहती है कि दादी ये कौन बच्चा सोया है, लगता है ले कहो तो मैं इसको दूध पिला दूं, यानी थोड़ी सी इसको डांट डपट दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। अब दादी माँ को गुस्सा आ गया कि मेरे पोते को क्यों डांट रही है। अब उसे हंसी आ गई तो आ गई, वो छोटा बच्चा है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। अब रास्ते में मतलब सुबह हो गई, ये सारी बातें रात की थी। कल वाला बच्चा भाभी मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। अब वो रास्ते में उसको मिल गया, उनको लगा कि इन्होंने ना उनका सारा खेल खराब कर दिया था लेखक ने। तो जब वो रास्ते में देबू की माँ से मिला तो देबू की माँ जो है अपनी देवरानी जेठानी को उनको बोलती है कि भाभी कल वाला बच्चा है। मैं वहां से, लेखक डर गया कि कहीं ये फिर से मुझे मारने डांटने ना लग जाए, एकदम वहां से भाग गया, जोर से वो वहां से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। बच्चे डरते हैं ना बड़ों से, मार पिटाई से तो खास कर। और अब लेखक की गलती क्या थी, उसको चादर उड़ाकर सुलाया था, लेकिन वो उनकी बातें सुन रहा था, तो गलती लेखक की थी और सजा तो उसे मिलनी थी। तो इसलिए उसको लगा कि कहीं ये मुझे उस चीज़ के लिए ज़्यादा सजा ना दे दे। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता है। कि हमेशा ऐसा ही होता है, जब हमारे से कोई बड़ा होता है हमें मारने पीटने लगता है और हम किसी ऐसे बड़े इंसान के पास चले जाते हैं, तो ऐसा लगता है बस अभयदान मिल गया कि ये हमें तो बचा ही लेंगे, ये तो हमें जीवन दान मिल गया कि अब ये खुद ही उनसे लड़ लेंगे और हमारा क्या होगा, हमारा पीछा छूटेगा। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है कि अब स्नेह और ममता की, कि वो प्यार भरी वो दादी माँ, उनकी सारी बातें आज हमें याद आ रही हैं। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। जीवन का वात्य चक्र का मतलब जो काल चक्र होता है कि परिस्थितियां इस तरीके से हो जाती हैं कि हम ना चाहकर भी जो जीवन है वो सूखे पत्ते सा नचाता है। कैसे कि जैसे पत्ता एकदम से पेड़ से टूट के उसका कोई जीवन नहीं रह जाता, कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, तो ऐसे ही जो लोग चले जाते हैं उनके जीवन मतलब मृत्यु हो जाती है, तो उनका भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। इससे दादी माँ खूब जानती थी और दादी माँ भी इन सारी चीज़ों को जानती थी कि परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसे नचाता है, कि परिस्थितियां ये नहीं पता चलता कब बदल जाएं। तो वो हमेशा बहुत सोच समझ कर कार्य करती थी, बहुत सुलझी हुई थी। इन चीज़ों को दादी माँ अच्छे से जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता कि उनको वो बहुत, उनके दादा बहुत पहले मर गए थे, क्योंकि अभी दादा की कोई यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ है और इसीलिए पूरा संसार उन्हें धोखा भरा, छलावा भरा ही नजर आता था। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था, किस तरीका का धोखा दिया था दादा ने, ऐसा नहीं वो किसी औरत को लेकर भाग गए या फिर उसको मारते पीटते थे। धोखा मतलब वो उनसे पहले चले गए, क्योंकि अब देखो पार्टनर थे वो उनके और दादा की मृत्यु पहले हो गई, तो इस तरीके से जीवन का धोखा।
वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। अब लेखक कह रहे हैं कि दादा क्या कहते थे, हमेशा दादी को ये कहते थे कि पहले तुम मरोगी। यानी मतलब देखो, डेथ तो सभी की होनी होती है, तो लेकिन उनके दादा को ये लगता था, हमेशा दादी को मैं मजाक में कहते हूँ या सीरियसली कह रही हूँ, ये कहते थे कि पहले तुम जाओगी उसके बाद मैं ही आऊँगा। यानी ये बोलते थे पहले तुम्हें भेज कर तभी मैं आ पाऊँगा, पहले तुम जाओगी, तुम्हारी डेथ होगी। लेकिन ये सारी बातें आज झूठी प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि दादा पहले चले गए हैं। दादा की मृत्यु के बाद जो उसके दोस्त थे, मुंह में राम बगल में छुरी, ये मुहावरा है। यानी मुंह पर तो वो मीठा बोलते हैं और बाद में वो इतना जहर उगलते हैं, इतनी बुरी बुरी बातें बोलते हैं कि उनका कुछ कर नहीं सकते। जो सिचुएशन हुई, अभी अभी घर में किसी की मौत हुई है, मृत्यु हुई है, तो इस तरीके से जताते थे कि स्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई, और ज़्यादा डामाडोल वहाँ पर स्थितियाँ हो गई। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी ही नहीं। अब देखो, लोगों ने उसके पापा को चढ़ाया कि देखो श्राद्ध अच्छे से करोगे तो तुम्हारे पिताजी को स्वर्ग में जगह मिलेगी, उनको सारी दुआएं उनको मिलेगी, इस तरीके से वो लोग करने लगे थे। लेकिन दादी माँ नहीं चाहती थी। अब घर में इतना ज़्यादा रुपया पैसा तो था नहीं। दादी के मना करने पे भी जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति वहां पर थी घर पर, वो सारी की सारी, व्यय का मतलब खर्च हो गई। अब वो सारी की सारी खर्च हो गई। अतुल संपत्ति तो थी नहीं, अतुल का मतलब बहुत सारी, बहुत ज्यादा। अब जो रुपया पैसा थोड़ा बहुत उन्होंने जोड़ा होगा, वो श्राद्ध के रूप में खत्म हो गया, व्यय हो गया, खर्च हो गया। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती है। अब दादी माँ दादा के जाने के बाद खुश नहीं रह पाई। माघ के दिन थे, माघ महीना था और उनके दिन कड़ाके का जाड़ा पड़ा हुआ था। माघ महीना होता है, माघ माघ को फरवरी के आसपास, मिड जनवरी और फेब का महीना जो होता है वो माघ का महीना होता है। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। पछुआ यहाँ पर मतलब वो बोला है, पूर्वी पश्चिमी जो हवाएं चलती है ना उसको, कि उसके सन्नाटे और पाले की शीत, पाले की ठंड, ठंड में बहुत पाला पड़ता है ना, कि वो ऐसा लग रहा था हड्डियों में घुसा पड़ता था। क्योंकि दादी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, उसका शरीर कमजोर हो गया है, तो ठंड उसको ऐसे लग रही थी कि सब उसकी हड्डियों में घुस रही हो। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। अब लेखक ने देखा कि उनकी दादी की एक शाम को गीली ही धोती पहने हुए कोने वाले कमरे में एक संदूक पर दिया जलाकर हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में आंसू कभी मैंने देखे नहीं थे, और वो रो रही थी। और लेखक ने कभी अपनी दादी को रोते हुए नहीं देखा था। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। लेखक का मन बिल्कुल भी अपनी दादी के पास उस समय बैठने का नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी दादी को रोते हुए देखा तो वो काफी देर तक वहां बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। अब जैसे ही उनकी दादी ने आंखें खोली तो लेखक ने उनको तुरंत पुकारा। क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी कहती है, क्या हुआ, यहाँ क्यों है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? अब वो लेखक के स्नेहपूर्ण आंखों की और मतलब बहुत प्यार भरी नजरों से अपनी दादी को देखता है और कहता है कि वो रो रही थी। अब वो गुस्से से तो बोल नहीं सकते थे ना, जब हमारे सामने कोई रो रहा हो तो हमें भी दया आ जाती है। तो वो अपनी दादी से पूछता है, दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगी ना? दादी माँ, देखो ये दिखाया भी हुआ है कैसे ये बैठी हुई है, ये दिया जल रहा है संदूक पे। तो कहते हैं कि हाँ ठीक है, पूछो क्या है, पूछा। उन्होंने, दादी ने कहा, ठीक है पूछ, क्या हुआ, तुम रोती थी? अब वो पूछ रहा है कि दादी माँ आप रो रही थी क्या?" दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया है ना, चल चल। बड़े लोग क्या होते हैं, आंसू छुपाने की कोशिश करते हैं। वो सोच रहे हैं छोटा बच्चा है, क्यों इनके मन में उदासी डाली, क्यों क्यों अपनी बात बताकर इनको दुखी किया। तो वो कहती है, पागल, चल खाना नहीं खाया तूने, पहले चल खाना खा ले। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। अब उनकी दादी की धोती गीली थी तो कह रहे हैं, ठीक है दादी माँ मैं खा लूंगा, लेकिन पहले आप अपनी धोती तो बदल लो।
मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, वो मुझे खींचते रसोई में ले गए। अब दादी ने कहा कि सर्दी गर्मी नहीं लगती, अब ये बूढ़ा शरीर हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो लेखक को खाने के लिए रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। और फिर ये बातें रात की हो गई, शाम की। अब वो अगले दिन सुबह जागा तो उन्होंने देखा उसके किशन भैया और जो उनके पापा थे वो चारपाई पर बैठकर कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। अब वो आपस में बातें कर रहे थे, लेखक उनकी बातें सुन रहे हैं। उनमें से बोले कि देखो क्या अब हम कर ही क्या सकते हैं, कोई रुपया देने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ प्रॉब्लम हो गई इनके घर में जिसकी वजह से इनको रुपया पैसा चाहिए, और इन्होंने बहुत सारे पैसे किसी को उधार दे रखे थे, वहां से वापस मिल नहीं रहे थे, तो इसीलिए कह रहे हैं कि कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं, कि बहुत लोगों से पिछला रुपया उधार लेना बाकी है, वो लोग अभी पैसा दे नहीं रहे, क्या करें। रोते क्यों है रे, रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। अब दादी माँ ने कहा कि रो क्यों रहा है, इतना दुखी क्यों हो रहा है, उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तो अभी हूं ही ना, बड़े लोग कह रहे हैं ना, घबरा, बड़े लोग जब घर में होते थे, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी परिस्थिति होती है, कोई समस्या हमारे सामने आती है, तो आराम से आकर वो यही कहते हैं, सर पर हाथ रखे कि कोई बात नहीं, हम हैं ना, हम संभाल लेंगे, अभी तुम्हारे बड़े बैठे हुए हैं। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। दादी ने अपनी संदूक खोली और कोई चीज बाहर निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था, कि जो कौन सा दिन, जो आज प्रॉब्लम वाला जो समस्या हमारे घर के सामने आई है, उसी के लिए शायद ये कंगन जरूरी था जो तुम्हारे दादा ने मुझे दिया था। उनका गला भर आया, अब वो थोड़ी सी रुआंसी सी हो गई। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखते आई, मैंने इस कंगन को कभी नहीं पहना। बड़े बूढ़े ऐसे ही करते थे, अपने जो गहने होते हैं ना, मम्मी लोगों के पास भी कभी देखना, तुम्हारे पास सोने चांदी के जो मम्मियों के पास गहने होते हैं ना, वो पहनती नहीं, किसी भी शादी ब्याह में जाएंगी ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही पहनेंगी। तो ऐसा ही लेखक की दादी भी कह रही है कि मैंने इसको बहुत संभाल कर रखा था, ये उनके वंश की निशानी है, यानी ये उनका खानदानी कंगन है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। अब वो कहती है कि देखो जो बड़े लोग होते हैं ना, वो आगे पीछे की सारी बातें सोच लेते हैं, कि कभी ऐसी मुसीबत आ गई, कभी कुछ ऐसा हो गया, तो ये कंगन हमें, वहां जरूरत इस कंगन की हमें पड़ेगी, और तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी, कि यानी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो साक्षात देवी ही हैं। धुंधली छाया विलीन हो गई, और अब मुझे दादी की जो धुंधली छाया, मतलब एक जो इमेज मेरे सामने आई थी, वो अब विलीन हो गई, कहीं गायब हो गई। विलीन का मतलब गायब हो जाना। मैंने देखा, अब देखो ये सारी की सारी बातें लेखक सोच रहा है, जब वो उन दिनों को याद कर रहा है। हमने शुरुआत में पढ़ा था ना कि कवार के दिनों में वो उन चीज़ों को सोच रहा है कि कोई धुंधली सी छाया उनसे आगे उभर कर आ जाती है, तो अब वो धुंधली छाया विलीन हो गई, गायब हो गई है। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है, कि दिन काफ़ी बढ़ गया है, यानी सवेरा हो गया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंख फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। अब लेखक अभी की स्थिति बता रहा है। देखो ये कंगन देती हुई दादी को दिखाया है। अब लेखक अभी की स्थिति, ये सारी कब की बातें याद कर रहा है वो अपने बचपन की, लेकिन अभी वो जिस घर में है वहां पर वो याद कर रहा है कि खजूर के पेड़ पर कोई कौवा बैठा होगा, वो वहां से उठकर अपने काले पंख फैलाकर मेरी खिड़की पर आकर बैठ गया। अपनी घिनौनी काले पंख, घिनौनी मतलब बड़ी अजीब वाली जो होती हैं। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। और ये सारी बातें लेखक क्यों याद कर रहा था, क्योंकि उनके किशन भैया ने उनको लेटर लिखा था। पत्र होता है लेटर, चिट्ठी, उन्होंने उसको चिट्ठी लिखी थी, और वो ये चिट्ठी पढ़ता पढ़ता ये सारी बातें अपने बचपन की सोच रहे थे। काली चींटियों से कतारें धूमिल हो रही हैं, आंखों पर विश्वास नहीं होता, मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। अब लेटर में किशन भैया ने क्या लिखा था कि दादी माँ नहीं रही है, उनका देहांत हो गया है, अब वो हमें छोड़कर चले गई हैं।
ये काली चींटियों सी कतारें, काली चींटियों सी कतारें का मतलब जो काले अक्षर से लिखे हुए, जो देखो यहाँ भी तो ये काले अक्षर से लिखे हुए हैं ना, जब हम ऐसे ऐसे पढ़ते चलते हैं तो एक तरह से ऐसे लगता है कि काली चींटियां चल रही हैं, इसलिए कतारें होती हैं, लाइनें। जो ये लाइनें यहाँ पर बनी हुई हैं कि चींटियों से ये कतारें अब धूमिल हो गई, धूमिल का मतलब धुंधली हो गई हैं, और मुझे अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि अब इस संसार में हमारी दादी नहीं रही, वो हमें छोड़कर चली गई है। मन इसीलिए दुखी हो जाता है और बार बार यही पूछता है कि क्या वो सचमुच चली गई। विश्वास नहीं होता जब हमारे कोई अपने हमसे दूर चले जाते हैं। तो ये कहानी थी शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी हुई और बहुत ही प्यारी सी कहानी थी। वो अपनी दादी को कितने अच्छे तरीके से हमारे सामने अ, वर्णित करते हैं, कितने अच्छे से बताया है कि वो उनके लिए क्या-क्या करती थी। आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये हम क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू।